हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग आज बात करेंगे भारत के भूगोल पर, ठीक है? हमने पिछली कक्षा में बात किया था कि हम लोग एक स्पेशल सब्जेक्ट लेकर चला जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी और एक जीके जीएस से 10 प्रश्न प्रतिदिन लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग स्पेशल सब्जेक्ट लेकर चला जाएगा कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स में से एक चीज़ लेकर चला जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की अवस्थिति विस्तार क्या है, भारत का जो भूभाग है वो कितना है, फिर उसके बाद मानक समय रेखा के बारे में बात किया जाएगा, कर्क रेखा के बारे में बात किया जाएगा और फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, जितने भी फैक्ट आपको बताए जाएँगे, वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अभी आप देखेंगे कि यूपीएसआई के वैकेंसी है, यूपीपी की वैकेंसी है जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी है। अभी एसएससी से बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 2026 से एक ऐसा ही साल है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसियों को भर्ती होगी, ठीक है? तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, उसकी वहाँ पर क्लियर भी किया जाएगा। तो हम लोग तैयारी में लग जाइए और वनडे एग्ज़ाम्स के वाले के जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एकदम रामबाण के लिए रामबाण की तरह होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा ये इस बात को। और हम लोग भूगोल के बारे में बात करेंगे और भूगोल आप जानते हैं कि भूगोल पढ़ने का जो तरीका है, भूगोल में सबसे ज़्यादा फैक्ट पाए जाते हैं, ठीक है? जितने भी सब्जेक्ट आप ह्यूमैनिटीज़ के देखेंगे, चाहे आप इतिहास उठाइए, चाहे राजनीति विज्ञान उठाइए, चाहे आप अर्थशास्त्र उठाइए, चाहे करंट अफेयर्स उठाइए, फिर चाहे उसके बाद जनरल साइंस उठाइए, सबसे ज़्यादा फैक्ट जो देखने को मिलता है वो भूगोल में ही देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और भूगोल में आप जानते हैं कि हम लोग लाखों साल पहले की बात करते हैं, यानी कि 14 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ठीक है? 5 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ था, 10 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ था। और इतिहास में ऐसा नहीं होता है। इतिहास और भूगोल आप जानते हैं कि हम लोग पीछे की चीज़ों को पढ़ते हैं, इतिहास और भूगोल दोनों में, ठीक है? लेकिन इतिहास में हज़ारों साल पीछे का पढ़ते हैं और लेकिन भूगोल में लाखों साल पहले की चीज़ें पढ़ते हैं। यही एक डिफरेंस है और दोनों में हम पीछे की ही चीज़ें पढ़ते हैं, पूर्वावलोकन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आज हम आपको बताएंगे कि भूगोल पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है, क्या ऐसा पढ़ लिया जाए कि भूगोल आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। तो हम आपको एक थ्योरेटिकल चीज़ के लिए बता रहे हैं, थ्योरेटिकल चीज़ पढ़िए, चाहे आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से होता है, ठीक है? तो भूगोल को सबसे आसान तरीका जो है पढ़ने का, आप जानते हैं कि तापमान, ठीक है? यहाँ पर तापमान, ठीक है? टेम्परेचर, ठीक है? क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अगर आप तापमान समझ गए, ठीक है? भूगोल में अगर आप तापमान समझ गए कि आप जानते हैं कि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान जो है घटता है, ठीक है? यानी कि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़े हैं तो वहाँ पर तापमान क्या होगा? गिरेगा, यानी कि कम होगा। और 90 डिग्री पर पहुँचते हैं, जब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पहुँचते हैं तो वहाँ पर तापमान जो है माइनस डिग्री में चला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो टेम्परेचर, ठीक है? गर्मी के महीने में टेम्परेचर कैसा होता है, वर्षा के महीने में टेम्परेचर कैसा होता है, फिर उसके बाद शीत ऋतु में टेम्परेचर कैसा होता है। तो ये सारी बातें अगर आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है? टेम्परेचर का जो वितरण है पृथ्वी पर, टेम्परेचर का तो जो बाँटा गया है क्षेत्र जो है, उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको भूगोल 80% समझ में आ जाएगा। 80% हम आपको बता रहे हैं, अगर तापमान आप समझ जाते हैं, टेम्परेचर समझ जाते हैं, तो वहाँ पर भूगोल आपको 80% समझ में आएगा और 20% में आपका फैक्ट बचेगा। सिर्फ 20% में सिर्फ फैक्ट बचेगा, उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो भूगोल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछता है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो भूगोल जानते हैं कि बहुत व्यापक क्षेत्र है, ठीक है? भूगोल में पृथ्वी का है, ब्रह्मांड है, फिर उसके बाद विश्व का भूगोल है, इसी में बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता आ जाता है, इसी में वहाँ पर इकोसिस्टम आ जाता है, यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भूगोल में देखने को मिलती हैं और भूगोल बहुत ही व्यापक क्षेत्र में है और बहुत ही ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर पाया जाता है। तो अब तापमान अगर समझ जाते हैं कि कहाँ पर पृथ्वी पर तापमान कैसा होगा, किस जगह पर, मान लीजिए कि अमेरिका में कनाडा वाले क्षेत्र में जो तापमान है वो भारत के क्षेत्र में तापमान नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और भारत में जो तापमान है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप में तापमान नहीं होगा। तो इसीलिए तापमान का वितरण जो पृथ्वी पर हुआ है उसको आप समझ जाते हैं तो भूगोल का 80% चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और तापमान में आप जानते हैं कि जहाँ की जलवायु, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है,
ठीक है, तो वहाँ पर वनस्पति भी अलग तरीके का होगा। जहाँ पर ठंडा ज़्यादा होता है तो वनस्पति वहाँ पर अलग तरीके का, पर्वतों पर तापमान अलग होता है, धरातल पर तापमान अलग होता है, समुद्री तापमान अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अगर तापमान आप समझ जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप टेम्परेचर समझ गए तो पूरा भूगोल का 80% चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आएगी। कृषि कैसा होता है, कहाँ पर खनिज पदार्थ मिलेंगे, कहाँ पर रहन सहन अच्छा होगा, कहाँ पर जो सूती वस्त्र पहने जाएंगे, कहाँ पर ऊनी वस्त्र पहने जाएंगे, कहाँ पर वहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर मक्के की खेती होगी, कहाँ पर बाजरे की खेती होगी, कहाँ पर गेहूँ बोया जाएगा, कहाँ पर चावल बोया जाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर जो है, तापमान जो हर एक मौसम का निर्धारण करता है। टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, जलवायु को निर्धारण करता है कि कहाँ की जलवायु कैसी होगी। वो किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर, तापमान पर। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है, तापमान जहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ की हवा क्या होगी? ठंडी होगी। एक की जगह 5 डिग्री सेल्सियस की हवा ठंडी होगी और 25 डिग्री सेल्सियस की जो हवा होगी वो थोड़ा गर्म होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर आप समझ जाते हैं, तापमान समझ जाते हैं, तो आपको भूगोल का 80% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्रीकल्चर, रहन सहन, संस्कृति, वहाँ पर जो पर्वत पहाड़, नदी, झील, समुद्र, सागर, सब समझ में आ जाएंगे सिर्फ टेम्परेचर आप समझ गए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल पर। भारत के भूगोल में हम लोग अवस्थिति विस्तार के बारे में बात किया जाएगा, कर्क रेखा पर भारत के राज्य बात किया जाएगा, मानक समय रेखा क्या होती है उसके बारे में बात किया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश है उससे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य वहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं और पड़ोसी देश कितने हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग कल के लेक्चर में बात किया जाएगा कि हिमालय के बारे में। ठीक है, भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो भारत की अवस्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम या इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, दोनों लंबाई सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। ये वाली लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ये भारत का जो लंबाई है और चौड़ाई, लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, अब इसके पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं के बारे में हम देखते हैं। जो सबसे पूर्वी बिंदु है कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और जगह का नाम क्या है? कीवथु नाम है जगह का, नाम जो है कीवथु है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो इसको अक्षांश और देशांतर जो है 97 डिग्री 27 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट। अक्षांश देशांतर आपको समझ में आता होगा। अक्षांश रेखा कैसे खींची जाती है पृथ्वी पर? अब ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, कहा जाता है गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, क्या वास्तव में पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर एक आभासी रेखा खींच दिया गया है, गोल। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के संरचना को समझने के लिए पृथ्वी को गोल मान लिया गया है और इस पर आभासी रेखाएँ खींच दी गई हैं। ठीक है, तो आभासी रेखाएँ कैसी होती हैं? एक वर्टिकल है, लंबवत है, एक हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक क्षैतिज है। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? वो अक्षांश का निर्धारण करती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो अक्षांश का निर्धारण करती है। क्षैतिज रेखाएं जो है अक्षांश का निर्धारण करती हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश का निर्धारण करती है। और जो लंबवत रेखाएं, जो वर्टिकल रेखाएं हैं वो क्या निर्धारण करती हैं? देशांतर का निर्धारण करती हैं। ठीक है, देशांतर का निर्धारण करती हैं। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और देशांतर का निर्धारण क्या होता है? यहाँ पर देशांतर से हम लोग टाइम का यहाँ पर पता करते हैं। टाइम जोन यहाँ पर बनता है देशांतर से। ठीक है, और अक्षांश से वो स्थिति ज्ञात की जाती है कि अक्षांश से भारत किस स्थिति में है, कहाँ पर है भारत। और भारत आप जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, इसीलिए इसमें पूर्वी देशांतर होगा और उत्तरी अक्षांश
देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने भारत के संदर्भ में उत्तर दक्षिण तो बता दिया है, लेकिन पृथ्वी के संबंध में सिर्फ उत्तर ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी के संदर्भ में भारत में जितने भी अक्षांश देशांतर मिलेंगे वो पूर्वीय देशांतर होगा, उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और हमने भारत के संदर्भ में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताया है, पृथ्वी के संबंध में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो पूर्वी बिंदु कौन सी है? 97 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट क्या दर्शाता है? देशांतर को दर्शाता है। 97 डिग्री क्या दर्शाता है? वो आपका अक्षांश रेखाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा 97 डिग्री, पूर्वी देशांतर होगा 25 मिनट। ठीक है, तो देशांतर को मिनट बोला जाता है। ठीक, 25 मिनट। फिर इसके बाद देखिए पश्चिमी बिंदु क्या है? गौरमोता। ठीक है, पश्चिमी बिंदु जो है गौरमोता है, ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गौरमोता जो है गुजरात में पड़ता है। इसका जो अक्षांश देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री अक्षांश है, 7 मिनट जो है देशांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर इसको देखिए इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है सबसे, जो जिसका अक्षांश देशांतर 37 डिग्री 61 मिनट। 37 डिग्री 61 मिनट। यहाँ पर मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। ठीक है, 4 नंबर यहाँ आ गया, 4 नंबर यहाँ आ गया, 3 नंबर यहाँ आ गया, और दक्षिण में भी 3 ही नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो उत्तरी बिंदु क्या है? 37 डिग्री 61 मिनट, इंदिरा कॉल उसको बोला जाता है। फिर इसके बाद देखिए जो भारत के भूभाग का दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, भारत के भूभाग का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। यहाँ पर कन्याकुमारी है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, और यह सबसे भारत का भूभाग का दक्षिणी बिंदु। भूभाग का बोल रहे, जो धरती है पृथ्वी भारत की, उसकी दक्षिणी बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट है कन्याकुमारी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये सारी बातें हम लोग नोट डाउन करते रहिए, इससे प्रश्न बनते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसको देखिए जो भारत का दक्षिणी बिंदु, जहाँ पर समुद्री क्षेत्र को मिलाकर जो दक्षिणी बिंदु बनाया जाता है वो पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वही भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो जिसका अक्षांश देशांतर है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर अक्षांश देशांतर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु कीवथु, पश्चिमी बिंदु गौरमोता, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु भूभाग कन्याकुमारी, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न पूछता है कि भूभाग या वहाँ पर दक्षिणी बिंदु, सर्वोत्तम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश हम लोग पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोस में हैं? ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। फिर उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाले मस्त मौला हैं अपना। ठीक है, इनका यहाँ पर आप देखेंगे कि तालिबान का शासन अभी तख्ता पलट हुआ था। चीन, सबसे खतरनाक व्यक्ति चीन वाले हैं। ठीक है, तो चीन के पास आप देखेंगे कि चीन इसमें एशिया में क्या कर रहा है, पूरे विश्व पर यहाँ पर कब्जा जमाने के चक्कर में ये लोग हैं, विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने के चक्कर में ये लोग हैं चीन वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेपाल। नेपाल बुद्धों का देश है, बुद्ध का देश है। ठीक है, फिर उसके बाद नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था, सीता माता का जन्म नेपाल में हुआ था, जनकपुर में। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। रामायण में भी नेपाल के जनकपुर का बात किया जाता है। फिर उसके बाद भूटान। भूटान आप देखेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, अब देखेंगे कि इसका नक्शा जो है, जो वहाँ पर फ्लैग होता है, झंडा होता है, उस पर देखिए भूटान को क्या बोला जाता है? रेड ड्रैगन शायद बोला जाता है, रेड ड्रैगन। ठीक है, तो रेड ड्रैगन किसको बोला जाता है? भूटान को। फिर उसके बाद म्यांमार। म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ था, और बांग्लादेश में अभी हाल ही में चीज़ें हुई थी, वो भी आप जानते ही होंगे। जिंजी यहाँ पर देखेंगे कि नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेपाल में तख्ता पलट हुआ था उसमें। फिर उसके बाद देखिए बांग्लादेश में भी अभी चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो ये सारे देश जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। और श्रीलंका और भारत के मध्य में वहाँ पर यहाँ पर स्थलीय सीमा नहीं है, वहाँ पर समुद्रिक सीमा है, और समुद्रिक सीमा को यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो जल डमरू मध्य समझते हैं। जल डमरू मध्य क्या होता है? जल डमरू मध्य आप एक सिंपल भाषा में यहाँ पर समझ लीजिए कि जल डमरू मध्य 2 बड़े भूखंडों को अलग करती है और 2 बड़े जल राशियों को जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इधर आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर हिंद महासागर है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये बंगाल की
खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर। तो पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ने का काम करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। इसीलिए जलडमरू मध्य एक सक्रिय जल राशि होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया, और एक्सप्लेनेशन यानी कि परिभाषा अगर हम देखेंगे जलडमरू मध्य का, कि वह जल की सक्रिय राशि जो बड़े भूखंडों को अलग करती है, 2 बड़े भूखंडों को अलग करती है और जो 2 बड़े जल राशियों को जोड़ती हो, तो उसे क्या कहते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब विश्व का इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो उसके बारे में बहुत सारी धरती पर जल राशियाँ पाई जाती है। जिब्राल्टर है, बॉस्फोरस है, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत के जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो कितनी लंबी सीमाएं भारत की हैं। तो हमने लंबाई चौड़ाई तो यहाँ पर देख लिया कि लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण लंबाई। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत की कुल सीमा कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है, 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल सीमा है। फिर इसको देखिए स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो समुद्र से न लगी हो, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इन तीनों को छोड़कर जो स्थलीय सीमा है, जो भूमि साझा करता है, तो कितना है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की भूमि है भारत की, ठीक है। आप लोगों को बताना होगा, वहाँ पर कमेंट करके आप बताइएगा कि कितने भारत के कितने राज्य जो हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और कितने राज्य जो हैं तटीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता है और यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कितने राज्य हैं, तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं, स्थलीय सीमा वाले कितने राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी हम आपको अगले क्लास में बताएँगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तटीय सीमा, तटीय सीमा कितने की, 6100 किलोमीटर की। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय सीमा वाला है, ठीक है, ये तटीय सीमा वाला है यहाँ तक, ये पूरा जो है यहाँ तक, ये तटीय सीमा यहाँ तक है। और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे कि ये स्थलीय सीमा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, ये स्थलीय सीमा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से अगर हम बांट दें, तो यहाँ से अगर हम बांट देंगे तो स्थलीय सीमा, जल सीमा जो है, तटीय सीमा जो अलग हो जाएगा। तो स्थलीय सीमा ये वाला जो क्षेत्र है इसमें बताइए कितने राज्य हैं, और ये तटीय सीमा वाला जो है इसके बताइए कितने राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तटीय सीमा कितना है, 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर का है, 6100 किलोमीटर। फिर उसके बाद देखिए द्वीपों सहित, द्वीपों से जो भारत के जल क्षेत्र में जो द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप मिनी काय हो गया, फिर उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, वो भी भारत में ही है, भारत के राज्य क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वीपों सहित कुल सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हमें को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो देखेंगे कि ये भारत का 15,200 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भारत का पूरा राज्य क्षेत्र मिल जाएगा, पूरा का मिल जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो। और जब द्वीपों सहित को लिया जाएगा तो 15,200 किलोमीटर को यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो द्वीपों सहित पूरा क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए विश्व का कुल क्षेत्रफल का, यहाँ पर पूरे जो विश्व में धरती पाई जाती है उसका जो क्षेत्रफल है 2.4% यहाँ पर है, 2.4% पूछता है, यह प्रश्न पूछता है। 2.42 होता है लेकिन 2.4 ही पूछता है, ठीक है। और जनसंख्या तो मान लीजिए कि घटती बढ़ती रहती है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी जनसंख्या देखेंगे 150 करोड़ के लगभग में हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ये भारत के जो स्थलीय सीमा है और जो तटीय सीमा है उसके बारे में। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में कुल कितनी सीमा है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, और यह पड़ता है लद्दाख वाले रीजन में। जब से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है, जम्मू कश्मीर को और
लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो पहले तो ये सीमा जो थी, दुरंड रेखा जो थी, वो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती थी, लेकिन जब से वहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ये रेखा जो चली गई है, कहाँ चली गई? लद्दाख वाले रीजन में चली गई है। आप नया भारत का नक्शा देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से, और डूरंड रेखा उसको बोला गया है, और लद्दाख रीजन से एक ही राज्य पड़ता है। कितने राज्य हैं? एक राज्य, एक ही राज्य वहाँ पर पड़ता है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद देखिए नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, तो नल्ला पाकिस्तान से कितना सीमा साझा होता है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर वहाँ पर सीमा साझा का होता है। और रेड क्लिफ रेखा इसको बोला जाता है। रेड क्लिफ एक व्यक्ति का नाम है जो कभी भारत में आया नहीं, घूमने आया होगा तो कभी बाई चांस आ गया होगा, लेकिन ये ब्रिटेन का है और इसको नियुक्त कर दिया गया था कि भारत के और पाकिस्तान को 2 अलग राष्ट्रों में बांट दे। और इसने भारत का मैप लिया, कैसे लिया था? एक टेबल था, उस पर मैप रखा हुआ था और उसी पर उसने लाइन खींच दी और वही भारत का नक्शा हो गया। तो ये व्यक्ति है, ठीक है, तो ये रेड क्लिफ व्यक्ति है कि ये इसने इस तरह का कार्य किया और पाकिस्तान को बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए कितने राज्य हैं, कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए चीन के बारे में तो बात ही निराली है। फिर उसके बाद देखिए कि चीन के कितना सीमा साझा है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि चीन के साथ एक लाइन से सीमा साझा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि चीन के साथ एक लाइन से सीमा साझा नहीं है, क्योंकि बीच में नेपाल भी पड़ता है, बीच में भूटान भी पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए चीन के साथ एक सीधी लाइन नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ है, लेकिन चीन के साथ थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होता है। और अभी आप देखेंगे कि चीन ने क्लेम किया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ठीक है, तो कहने की बातें हैं, तो कोई कितना भी कह ले तो वहाँ पर कहने से क्या होता है? अब हम कह दें कि अमेरिका हमारे में पड़ता है तो क्या अमेरिका हमारे में हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि चीन की बात निराली है, तो उसके बारे में जितना भी बोला जाए बातें निराली। ठीक है, तो 3488 किलोमीटर की चीन के साथ सीमा साझा होता है और वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा इसको बोला जाता है। और फिर उसके बाद मैकमोहन भी वहाँ पर व्यक्ति है। और कौन कौन से राज्य हैं जो यहाँ पर सीमा साझा करते हैं? यहाँ देखेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य चीन से सीमा साझा नहीं करता है अब। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि लद्दाख वाला रीजन जो है पूरा चीन से सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो कौन से है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसी के बारे में अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि ये हमारा है, और सिक्किम को भी कभी कभी क्लेम करता है। सिक्किम को तो यहाँ पर देखेंगे कि एक वहाँ पर जो सिक्किम में बहुत विद्रोह हो गया था डोकलाम वाले क्षेत्र में, अभी कुछ साल हुए, 1 2 साल हुए, तो चीन के साथ ही झड़प हुआ था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5, इससे भी 5 सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य जो है चीन के साथ भी सीमा साझा किया जाता है। फिर इसको देखिए नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल है, और नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। और इससे कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। 1 2 3 4 5, इससे भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। नेपाल से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और नेपाल से प्रश्न पूछ लिया था किसमें? UPSSC पेट वाले एग्जाम में। ठीक है, प्रीलिम इंट्रेंस टेस्ट में वहाँ पर पूछ लिया था, एग्जामिनेशन टेस्ट में, PET वाला जो एग्जाम होता है ना अभी, तो उसमें पूछ लिया था कि नेपाल से कितने राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा साझा से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पर वनडे एग्जाम्स का ये फेवरेट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि नेपाल से कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और नेपाल की धरती पर 2 बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति भारत के वहाँ पर जन्म लिए थे, महात्मा बुद्ध, और फिर इसके बाद देखेंगे कि सीता मैया। ठीक है, तो सीता माता, तो वो नेपाल में से ही थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा साझा है। ये देखिए, ये वाला भूटान रीजन है, ये वाला भूटान है। तो भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा साझा है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है,
सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो 4 राज्य हुए। 4 राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा किया जाता है। भारत म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है म्यांमार से सीमा साझा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और यहीं से आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत जो है, पूर्वांचल की श्रेणियाँ यहीं से घूम जाती हैं। पूर्वांचल की श्रेणियाँ यहीं से घूम जाती हैं और ये अराकान योमा तक ये श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इससे भी 4 राज्य हैं। म्यांमार से भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार में अभी देखेंगे कि तख्ता पलट किया गया था। आंग सान सू की जो है वहाँ पर यहाँ के राष्ट्रपति थी उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो फिर उसके बाद देखिए बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा होता है। बांग्लादेश से भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर का। ठीक है, 4096 किलोमीटर का ये पूरा रीजन जो है, यहाँ पर देखेंगे ये पूरा रीजन जो है बांग्लादेश का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बांग्लादेश में देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। बांग्लादेश में देखेंगे कि गंगा नदी भी जाती है। और गंगा नदी तंत्र में हम लोग जब पढ़ेंगे और गंगा नदी में जब पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है। ठीक है, और यहीं से गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, समझिएगा। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि त्रिपुरा राज्य भारत का जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, एकमात्र भारत का ऐसा राज्य। और सिक्किम, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के 3 देशों से सीमा साझा करता है। ठीक है, 3 देशों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश है? नेपाल है, चीन है और भूटान है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो है ये सिक्किम का क्षेत्र है। ये नेपाल इधर हो गया, ये भूटान हो गया और उत्तर में चीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है? वो सिक्किम है। ठीक है, पूर्व में कौन सा है? भूटान है। पश्चिम में कौन सा है? नेपाल है। उत्तर में आपका चीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग नोट डाउन करिएगा। सिक्किम और त्रिपुरा से, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अब देखिए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 23.5 डिग्री का मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटे का जो समय होता है वो 60 मिनट का होता है, तो 60 का आधा 30 होता है। तो 23 डिग्री 30 मिनट के रेखा को उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ, ठीक है, विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ क्या होता है? मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर देखेंगे कि कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हैं कुल भारत के जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। और पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है भारत का राज्यों का, वो कौन सा है? गुजरात है पहले पाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आप लोग बताइए कि कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में राजधानी किस राज्य की है? कर्क रेखा के सबसे नज़दीक, ठीक है, सबसे नज़दीक राजधानी किस राज्य की है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रश्न आप लोग, यह प्रश्न जो है आप लोग वहाँ पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, राजधानी किस राज्य की है? ठीक है, किस राज्य की है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य की राजधानी है कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर उसके बाद देखिए मानक समय रेखा। ठीक है, तो मानक समय रेखा आप देखेंगे कि 82.5 डिग्री इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 82.5 डिग्री इसको बोला जाता है। और कर्क रेखा पर आप देखेंगे कि भारत के कर्क रेखा पर तो 8 राज्य है, लेकिन मानक समय रेखा से क्या होता है कि समय का निर्धारण होता है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि अभी जो भारत का जो टाइम जोन है, टाइम जोन को और भी टाइम जोन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुजरात राज्य में है,
जो गुजरात राज्य का समय है वो अरुणाचल प्रदेश से भिन्न हो जाएगा, यहाँ से भिन्न हो जाएगा, करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का मिनट का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में और भी टाइम जोन बनाना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान समय में टाइम जोन है वो एक ही है जो 82.5 डिग्री बोला जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश का है, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश का है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वहाँ पर कौन कौन से राज्य इस रेखा पर हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिए, पहला जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है यहाँ पर मानक समय रेखा का, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, नहीं हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, वर्टिकल होगी, ठीक है, लंबवत होगी। तो लंबवत होगी तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश आएगा पहले पर, ठीक है, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य जो हैं आपके मानक समय रेखा पर अवस्थित है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मानक समय रेखा पर किस राज्य की राजधानी जो है सबसे पास में है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, ठीक है। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, मानक समय रेखा का प्लस कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य में वहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, वो कौन सा राज्य है, वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वो कौन सा राज्य है, वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। और इससे ज़्यादा प्रश्न जो है भारत की अवस्थिति और विस्तार से, फिर उसके बाद कर्क रेखा, मानक समय रेखा से प्रश्न आगे नहीं बनता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रीनविच टाइम है, जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे जो भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में वहाँ पर सुझाव दीजिएगा कि बताइएगा कि कितना मिनट वहाँ पर आ गया, कितने घंटे आ गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। और आप लोग यहाँ पर नोट्स बनाते रहिए, आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे तो आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो PDF बनाकर भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर सुझाव दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में इसी तरह से जो भूगोल के अन्य टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।